अजय और नताशा की नई नई शादी हुई होती है, जिस वजह से वो दोनों काफी खुश होते हैं। तुम्हें पता है अजय, कल तक हमारे लिए जो सपना था वो आज सच हो चुका है। हमारी शादी हो गई है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे तुम्हारे साथ ये 15 दिन कैसे निकल गए। हाँ नताशा, वो तो है। 15 दिन कैसे चले गए पता ही नहीं चला। लेकिन इतने दिनों से मैं ऑफिस नहीं गया ना, जिसकी वजह से मेरा काम बहुत पेंडिंग पड़ा है। अरे हाँ बाबा, मुझे पता है कि तुम्हारा बहुत काम पेंडिंग है, लेकिन आज के दिन एक और छुट्टी ले लो ना। वैसे भी हम दोनों को साथ में समय कहाँ ही मिला है। शादी के बाद भी कितने सारे फंक्शन थे, और फिर उसके बाद तुम्हारे रिश्तेदार भी घर पर ही थे। बस 2 दिनों पहले ही तो घर खाली हुआ है। हाँ तो उसमें क्या हुआ, काम भी तो जरूरी है ना। और रात में तो मैं घर पर ही हूँगा ना, तो हम दोनों को साथ में समय मिल जाएगा। अच्छा चलो, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो आज तुम आराम करो। मैं खाना बाहर ही खा लूंगा। नताशा की शादी अपनी पसंद से हुई होती है, इसीलिए वो बहुत खुश होती है। अरे ये क्या है नताशा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं यहाँ पर सो रहा हूँ? तो तुम दूसरी तरफ जाकर अपने बाल सुखाओ ना। अरे, पहले तो तुम कितने प्यार से कहते थे कि सुबह सुबह तुम्हें यूं गीले बालों में देखना मुझे बहुत पसंद है। तो अब क्या हुआ? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी इस अलग दुनिया से बाहर आओ। मैं ऑफिस में काम करता हूँ, और घर आकर भी मुझे आराम नहीं मिलता। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? ये शादी तो मुझे शादी लग ही नहीं रही। सरदर्द बन गया है। जाने दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। पूरी नींद खराब कर दी तुमने मेरी। कम से कम आज खाना तो अच्छा बना दो। धीरे धीरे शादी को 1 महीना हो जाता है। माँ जी, अजय, आ जाओ खाना खा लो। फिर सभी लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं। अजय, कल तुम्हारी छुट्टी है ना, तो कल हम कहीं घूमने चले क्या? अरे हाँ बहू, क्यों नहीं। तुम दोनों की शादी को लगभग 1 महीना हो गया है, और जब से अजय वापस काम पे जाने लगा है, इसके पास तो तेरे लिए समय ही नहीं है। एक काम करो, तुम दोनों कहीं जाकर कल घूम कर आओ। ठीक है माँ, कल हम दोनों कहीं बाहर घूमने जाएंगे। खुश हो ना तुम? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। फिर अगले दिन नताशा और अजय दोनों तैयार हो जाते हैं। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? आई एम सॉरी नताशा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। वो कब से बोल रहे थे कि शादी के बाद तो तू हमें भूल ही गया है, इसलिए उन्होंने अचानक से ही प्लान बना दिया। लेकिन अजय, हमने तो कल ही प्लान बनाया है ना, और तुम हो कि आज उनके साथ बाहर जा रहे हो। ये तुम कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मैं तो सुबह शाम तुम्हारे ही साथ रहता हूँ ना। और अब अगर आज मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और अगर तुम्हें घूमने जाने का इतना ही मन है, तो फिर तुम अपने दोस्तों के साथ चली जाओ, या फिर माँ को लेकर जाओ। इतना कहकर अजय वहां से चला जाता है। शादी से पहले तो अजय मुझसे कितना प्यार करता था। ऑफिस में भी बस मुझसे ही बात किया करता था। छुट्टी होती तो हम दोनों कहीं बाहर जाते थे, और शाम को घर आते वक्त भी वो मुझसे ही बात किया करता था। पहले तो वो मेरी हर छोटी चीज का भी कितना ध्यान रखता था, लेकिन शादी के बाद तो मुझे अब ये लग रहा है कि उसका तो सारा प्यार खत्म हो गया है। अब नताशा काफी उदास रहने लगती है। अरे बहू, मैं पड़ोस में ही एक फंक्शन में जा रही हूँ, तो तू भी चलना मेरे साथ। अकेली घर पर बैठेगी तो बोर हो जाएगी। अरे नहीं माँ जी, बाहर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। आप ही जाओ फंक्शन में। फिर गायत्री वहां से चली जाती है। तो क्या हुआ अगर अजय पहले की तरह बर्ताव नहीं कर रहा? एक काम करती हूँ, मैं उन्हें तैयार होकर एक सुंदर सी फोटो भेजती हूँ। फिर देखती हूँ कि वो कैसे कॉल नहीं करता। अगर उसने ऑफिस में किसी के साथ चक्कर चला लिया, तब तो मैं रोती रह जाऊंगी। नहीं नहीं, पहले की तरह एकदम सुंदर बनकर फोटो भेजती हूँ, यही सही रहेगा। फिर नताशा अपनी सुंदर सी फोटो भेजकर अजय के कॉल का इंतजार करती है।
इतनी देर हो गई है, लेकिन इसका तो अब तक कॉल नहीं आया। जाने दो, मैं ही कॉल करती हूँ उसे। हेलो अजय। बोलो नताशा, कोई जरूरी काम है क्या? अरे, जरूरी काम हो तब भी फोन कर सकती हूँ क्या मैं? देखो नताशा, मैं अभी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो क्या काम है जल्दी से बोलो। अरे, मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी है, तो उसका तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अरे, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने मुझे बस एक फोटो भेजी है, तो इसका मैं क्या ही जवाब दूं? हाँ सर, अभी आता हूँ। फिर अजय बिना कुछ बोले ही फोन रख देता है। और ये क्या? इसने तो मेरा फोन काट दिया। पहले तो मेरी एक फोटो 10-10 बार देखता था, दिल खोल के तारीफ करता था, और अब देखो, इसने तो आज मुझे कोई जवाब भी नहीं दिया और मेरे ही मुंह पे सीधे कॉल कट कर दिया। देखते ही देखते 6 महीने निकल जाते हैं। आज तो हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। पक्का अजय ने कुछ सोचा होगा हमारे लिए। फिर शाम के समय जब नताशा दरवाजा खोलती है, तभी, अरे रिया, तू यहाँ पर? हाँ नताशा, वो मैं यहाँ से जा रही थी ना, तो मैंने सोचा कि तुझसे मिलती जाओ। चल, अच्छा हुआ, अंदर चलकर बात करते हैं। तुझे पता ही नताशा, मुझे तुझे बहुत कुछ बताना है। तू तो जानती ही है ना कि मेरी शादी को 1 महीना हो गया है, तो इसी खुशी में मुझे मेरे पति ने नेकलेस दिया है। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। और अब भी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, तभी मैंने सोचा कि यहीं पर रुक जाती हूँ। चलो, अच्छी बात है, लेकिन तेरी शादी तो तेरे माता पिता की मर्जी से हुई है ना, फिर उसके बावजूद भी तेरा पति तुझसे इतना प्यार करता है। हाँ नताशा, और यही मेरी अच्छी किस्मत है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा। फिर शाम के समय नताशा अजय के आने का इंतजार करती है। बधाई हो बहू, मैं जानती हूँ कि आज तुम्हारी शादी को 6 महीने पूरे हुए हैं और इसीलिए तो तैयार हुई है ना? हाँ माँ जी। तभी वहां पर अजय आता है। क्या 6 महीने भी हो गए? बाप रे, ये 6 महीने भी मुझ पर बहुत भारी पड़ गए। अरे, कभी तो मजाक करना छोड़ दे। अरे क्या माँ, आप भी जब से शादी हुई है तब तो आप तो बस अपनी बहू की ही तरफदारी करती हो। चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों अभी खाना खा लो। मैं तो बाहर से खाना खाकर आया हूँ, इसलिए अब सोने जा रहा हूँ। अजय के ऐसे बर्ताव के कारण नताशा का मन अब उदास हो जाता है। फिर अगली सुबह जब नताशा अपनी बालकनी में खड़ी होती है, तभी, अरे वाह, ये घोड़ा तो कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन आज तक कभी मेरी नजर इस घोड़े पर कैसे नहीं गई। फिर नताशा तुरंत उस घोड़े के पास पहुंचती है। अरे वाह बेटा, तुम्हारे सहलाने से ये घोड़ा कितना खुश लग रहा है, वरना ये इतना खुश बहुत कम दफा होता है। लगता है इस घोड़े को मैं पसंद आ गई। वैसे क्या नाम है इसका? मैं तो इसे प्यार से रॉकी कहता हूँ। अब तुम देखो, तुम्हें जिस नाम से उसे पुकारना है तुम उसे पुकार सकती हो। सिम्बा। सिम्बा नाम तो इस पर बहुत अच्छा लगेगा, और ये है भी कितना प्यारा। अच्छा काका, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं सिम्बा से मिलने रोज यहाँ पर आ सकती हूँ क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं। पर अब अगर तुम रोज आना चाहती हो तो ये तो उल्टा मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ और रॉकी का ख्याल रखने की मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं होती, तो उसी बहाने तुम भी उसका ख्याल रख लोगी। हाँ काका, जरूर। मुझे तो इसका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगेगा। वैसे नौकर चाकर तो है, पर जबकि तुम गायत्री और नंदकिशोर जी की बहू हो, तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा रहेगा, क्योंकि मैं उन दोनों को बहुत सालों से जानता हूँ। अब नताशा हर रोज सिम्बा के साथ समय बिताने लगती है और उसके साथ समय बिताना उसे बहुत अच्छा लगता है। सिम्बा, आज हम समुंदर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, वहां पे तो हम कल ही जाके आए हैं, तो फिर आज हम कहाँ पर चले? जाने दो,
आज हम दोनों यही बैठकर चिल करते हैं और मैं हमारे लिए मूवी नाइट की सारी तैयारी यही करती हूँ। और आज तो हम दोनों साथ में मूवी नाइट करेंगे। मैं उसकी सारी तैयारी कर लूंगी। फिर हम दोनों खुले आसमान के नीचे आराम से मूवी देखेंगे। है ना एकदम धांसू प्लान? फिर रात होने पर जब नताशा घर के बाहर जाने लगती है तभी, अरे तुम बाहर कहाँ जा रही हो? आज तो मैं तुम्हारे लिए जल्दी घर आया हूँ। हाँ तो ठीक है ना, आज आप मेरे लिए जल्दी आए हो, लेकिन वहां पर सिम्बा मेरा इंतजार कर रहा है। पहली बात तो ये है कि वो एक घोड़ा है और तुम उस घोड़े के लिए मुझे मना कर रही हो। चुप करो अजय, वो कोई घोड़ा नहीं है, सिम्बा है मेरा। अरे तुम अपना काम करो ना। और आज सिम्बा और मेरी मूवी नाइट है। देखो, तुमसे बात करूंगी तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, इसीलिए मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। जा रही हूं मैं, खाना रखा है, खाकर सो जाना। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो घोड़े गधे सब एक ही है ना? नहीं, गधे को मैं अलग रखती हूँ, तभी मैं अपने सिम्बा के पास जा रही हूँ। हे भगवान, इसकी बातें सुनकर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब नताशा अपना पूरा समय सिम्बा के साथ ही बिताती है और वो उसी के साथ घूमती है। अरे नताशा बहू, इतने दिनों से देख रही हूँ, खाने में तू बस चने ही क्यों बनाती रहती है? अरे हमारे घर पर तो चने कोई भी नहीं खाता। अरे माँ जी, वो सिम्बा को चने बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैं रोज रात को चने भिगो कर रखती हूँ और लगे हाथ सुबह सुबह उसकी सब्जी भी बनाती हूँ। अब उसकी पसंद का भी खाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। देख रही हो ना माँ, उस घोड़े का कितना ख्याल रखा जाता है। उसके प्यार में हर रोज घर में चने बन रहे हैं। तो क्या पागल हो गई है क्या बहू? अरे हम तेरा परिवार है और अजय तेरा पति है, लेकिन तू तो उस घोड़े के साथ इतना समय बिताती है जैसे कि वो घोड़ा ही तेरा पति हो। पगलेट कही की, क्या हो गया है तुझे? अरे वाह माँ जी, वैसे मैंने इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं। अरे मेरा सिम्बा तो आपके बेटे से लाख गुना अच्छा है, इसीलिए मैंने तो अब उसे अपना पति ही मान लिया है और मैं उसकी पत्नी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो नताशा? अरे वो एक जानवर है और मैं इंसान हूँ। चुप बैठो अजय, अब से मेरे लिए मेरा पति मेरा सिम्बा ही है, इसीलिए अब मैं सिम्बा के साथ खाना खाने जा रही हूँ। सिम्बा से नताशा की बढ़ती नजदीकियां अब अजय को खटकने लगती हैं। फिर एक शाम जब सिम्बा और नताशा दोनों पार्क में होते हैं तभी, वेरी गुड सिम्बा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे लिए अपने मुंह में दबाकर ये फूल लेकर आए। थैंक यू सो मच सिम्बू। और इसी बात पर एक किस्सी तो बनती ही है। हे भगवान, अब बस यही देखना बच गया था। पति मैं हूँ और पति होने के सारे सुख तो ये गधे जैसा घोड़ा ले रहा है। और पता नहीं ये नताशा को भी क्या हो गया है। क्या मैं उसे दिखाई नहीं देता क्या? लेकिन अब बस बहुत हो गया, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। यस सिम्बा, कम, यू आर द बेस्ट। और तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना मेरे दिन का सबसे अच्छा पार्ट होता है। लव यू माय सिम्बू। अधे, अब तक तो मेरी नजरों के आगे ही ये सब हो रहा था, तो अब क्या ये बाहर भी होगा? फिर अजय तुरंत घर लौटता है। फिर शाम के समय जब नताशा घर आती है तभी, क्या बात है, आप दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों मेरा ही इंतजार कर रहे थे। बस बहुत हो गया नताशा, उस घोड़े की वजह से तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। अच्छा, तो अब याद आई मेरे बारे में। अरे हमने तो अपनी पसंद से ही शादी की थी, लेकिन फिर भी तुम मुझे भूल गए। लेकिन मैं अब सिम्बा के साथ बहुत खुश हूँ। कम से कम वो मेरी सुनता तो है। मेरा जब भी मन होता है मैं उससे बात कर सकती हूँ, जिसके चलते मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होता। हाँ अजय बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। अरे पत्नी को तो अपने पति से ही उम्मीद होती है और तूने ही उसे निराश किया है।
तभी उसका इतना दिल दुखा है। अरे तूने ही अपने पति होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। जरा अपनी गलतियों को मान, क्योंकि बहू की इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ माँ, शायद आप सही कह रही हो। ये तो बस मुझसे समय और पत्नी होने का सम्मान ही चाहती थी। और नताशा, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं सब ठीक कर दूंगा और कल हम दोनों पक्का घूमने जाएंगे। और अब से मैं कोई प्लान कैंसिल नहीं करूंगा। अब अजय को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन फिर भी अगली सुबह नताशा वापस सिम्बा के पास पहुंच जाती है। ये सब क्या चल रहा है माँ? अब कल ही तो मैंने उससे माफी मांग ली, तो फिर भी ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? अरे गधे, अब बहू का पति घोड़ा बन चुका है, तो अब वापस गधे के पास आने में समय तो लगेगा ही ना। अरे यार। और फिर इस तरह अंत में अजय अपना सिर पकड़कर वही खड़ा रहता है। ये लीजिए माँ जी, आप सबके लिए एकदम पौष्टिक नाश्ता। खाइए इसे और बताइए कैसा बना है। ये क्या है बहू? पहली बार तूने कुछ बनाया है और बना बना कर भी एक घासपूस जैसा खाना बनाया। अरे बहू, ये कौन से ग्रह का खाना है? इसे तो खाना कहती है। वही तो। अरे हमें क्या तुमने जानवर समझ के रखा है क्या? हाँ बहू, इस घर में सबको चटपटा खाना पसंद है। माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे लगा कि आप सबको ये पसंद आएगा। मैं ज्यादातर ऐसे ही हेल्दी खाना खाती हूँ ना, और मुझे ये बहुत पसंद है। अरे लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है कि तुझे पसंद है मतलब सबको पसंद आएगा। जी माँ जी, वो बात भी है। ठीक है, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी और ये ऐसा खाना कभी कभार ही बनाऊंगी। लेकिन अभी के लिए आप सब ये खा लीजिए ना। ना बाबा ना, मैं तो ये खाना बिल्कुल नहीं खा सकता। हाँ बहू, कभी कभार भी नहीं। अपना ये पौष्टिक खाना तो अपने पास ही रख। अब जाकर छोले कुलचे और मस्त रबड़ी बना दे। और मेरे लिए पिज्जा। मैं पिज्जा और छोले कुलचे दोनों खाऊंगा। बस उनके साथ प्याज की कचौरियां मिल जाती तो मजा ही आ जाता। क्यों फूलमती? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या इतना सारा खाना? हाँ बहू, अब जाकर जल्दी से बना दे खाना। फिर मयूरी चुपचाप रसोई में जाकर सारा खाना बनाने लगती है। ऐसे ही अब उसके ससुराल वाले रोजाना उससे चटपटे पकवान बनाते रहते हैं। अरे मयूरी, आज ना वो मस्त भंडारे वाले आलू और पूरी बना दो। वो खाने का आज मेरा बड़ा मन कर रहा है। और बहू, तुम महाराष्ट्रियन हो ना, तो तुम्हारे यहाँ बनने वाला ठेचा भी बनाना, बड़ा मजा आएगा। और मुझे पाव भाजी खाने का बहुत मन कर रहा है। उसके साथ वो पकोड़ा चाट भी हो जाता तो मजा ही आ जाता। मीठे में क्या बोले, बताइए अखिलेश जी? मीठे में जलेबिया बना दो, वही सही रहेगा। एकदम रंजीत हलवाई के जैसे बनाना। हे भगवान, अगर आप सब इतना सारा चटपटा और तला भुना खाना खाओगे तो आपकी तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इस तरह के पकवान कभी कभार खाए जाए वो अलग बात होती है, वरना इसका रोजाना सेवन करना खतरे से खाली नहीं है। अरे ओ ज्ञान की देवी, अपना मुंह बंद कर। अरे घड़ी का कोई भरोसा नहीं। हम आज है लेकिन कल नहीं, इसलिए जी भर के खाओ। ये सेहत वगैरह की पंचायत लेकर क्या बैठ जाती है तू? पर माँ जी, देखो बहू, अब जाकर रसोई में अपना काम शुरू करो। हम सारे पकवानों को बनने की राह देखेंगे। अब जल्दी करो। मयूरी अब सबकी रोज रोज की फरमाइशें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। ऐसे ही एक महीना बीतता है। अरे क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? देखना बहू, अब मैं पहले से कुछ ज्यादा ही मोटी हो चुकी हूं ना, तो मुझे ये पुरानी साड़ियों के ब्लाउज आ ही नहीं रहे। बहुत महंगी महंगी साड़ियों के ब्लाउज है ये। हे भगवान, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि अपने खाने के ऊपर ध्यान रखो, हद से ज्यादा मत खाओ। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो अच्छे खाने की जगह पर बस तीखे और मसालेदार पकवान ही खाने होते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बहू, ऐसी ही बात है माँ जी।
मेरे यहाँ पर आने से पहले आप ही घर का सारा काम करती थी, तब इतना कुछ नहीं बनता होगा। लेकिन पिछले 1.5 महीने से मेरे यहाँ पर आने के बाद आप तीनों बस दिन रात ऑर्डर पे ऑर्डर ही देते रहते हो। और क्यों नहीं दोगे? मुफ्त का खाना बनाने वाली जो आ चुकी है घर में। अब तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है बहू। अपनी जबान को काबू में रख। दिन ब दिन बहुत तेज हो रही है ये। मैंने तो अपनी जबान से जो सच है वही बोला है। अब क्या करें? सच सुनकर सबको हमेशा मिर्ची ही लगती है। ये ताना देकर मयूरी वहां से चली जाती है और फूलमती को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब मुझे अपने दिल पे पत्थर रखकर ये सारी साड़ियों के ब्लाउजेस दूसरों को देने होंगे, क्योंकि अब ये मेरे किसी भी काम के नहीं रहे। लेकिन मयूरी के ताने सुनने के बाद भी फूलमती अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और बस दिन रात हर एक घंटे में कुछ ना कुछ वो ठूसती ही रहती है। फिर एक सुबह, अरे मयूरी, आज टिफिन में क्या दिया है तुमने? क्या तुम भी साहिल? जब देखो तो बस भुक्कड़ की तरह खाने के बारे में ही पूछते रहते हो। कभी मेरा हालचाल भी पूछ लिया करो, बेशरम कहीं के। अरे जानो, क्यों उदास होती हो? अब ज्यादा बनो मत। मसाला भिंडी, रोटियां, सलाद, खीर और वेज पुलाव बनाया है। और पापड़? हाँ बाबा, वो भी डाला है मैंने। वैसे मैंने तुम्हें कुछ और भी बोला था, भूल गई क्या तुम? अब क्या बोला था तुमने? आलू टिक्की। मुझे 2 दिन से आलू टिक्की खाने का बड़ा मन कर रहा है। 2 ब्रेक्स होते हैं। पहले ब्रेक में मैं आलू टिक्की खा लूंगा और दूसरे वाले में बाकी का खाना। अरे इंसान हो या राक्षस, जितना दिया है उतना ठूसो पहले। ना जाने कैसे लोग हैं, जितना भी दो कम ही होता है। अरे अपनी हालत देखी है क्या? शादी के पहले कितने हैंडसम दिखते थे और अब देखो कितना पेट बाहर निकल आया है तुम्हारा। दिन ब दिन तुम तो बस गेंडे होते जा रहे हो। साहिल को मयूरी बहुत सुनाती है और उसके बाद वो ऑफिस चला जाता है। फिर एक रोज जब मयूरी की सहेली अबीरा की बर्थडे पार्टी होती है, तभी मयूरी और साहिल वहां पर साथ में जाते हैं। जन्मदिन मुबारक हो अबीरा। शुक्रिया मयूरी और साहिल, तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। अब एंजॉय करो। हाँ हाँ बिल्कुल। मयूरी, मैं अभी आता हूँ। फिर साहिल पार्टी में सीधे फूड काउंटर पर चला जाता है और वो वहां पर एक एक करके सारे पकवान खाने लगता है। ओ तेरी, वो देख मयूरी, तेरा पति तो ऐसे खाना खा रहा है जैसे कि वो सदियों का भूखा हो। अरे कैसा पति है यार तेरा? तू इतने अच्छे से रहती है और तेरा पति तो जानवरों की तरह बस खाना ही ठूस रहा है। अरे आधे से ज्यादा खाना तो इसने खत्म भी कर लिया है पिछले 20 मिनटों में। क्या गजब का आदमी है यार। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर मयूरी को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो बीच पार्टी में ही साहिल को लेकर निकल जाती है। क्या यार मयूरी, क्यों निकले हम जल्दी? वहां पर कितना स्वादिष्ट खाना था। क्या चाउमीन थे यार। लेकिन तुमने मुझे ठीक से खाने भी नहीं दिया। तुम्हें ना पाप लगेगा, देखना तुम। अरे बकवास बंद करो अपनी। तुमने तो आज मेरी नाक कटवा दी। अरे ऐसे भुक्कड़ों की तरह कोई खाना खाता है क्या? मेरे सारे दोस्त हंस रहे थे तुम पर, तुम्हारी इस घटिया हरकत के कारण। आज तो तुमने मेरा मजाक ही बना दिया है। क्या? और नहीं तो क्या। अरे मैं घर पर रोज घंटों तक मेहनत करके इतना सब बनाकर देती हूँ तुम्हें, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे इस नालायक पेट की भूख मिटती ही नहीं। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें वहां पर इतना सब खाने की? अरे पार्टी में जाने से पहले ही तुमने यहाँ पर 3 वड़ा पाव खाए थे। तो मैं भी क्या करता मयूरी? माँ और पापा जो भी तुम्हें बोलते हैं, तुम उनकी पसंद के सारे पकवान बराबर से बना देती हो। लेकिन अगर मैंने कोई फरमाइश की तो मुझे वो पकवान बनाकर देने की जगह तुम मुझे दुनिया भर की गालियां देती हो। इसीलिए मैं बाहर का खाना मजे से खा रहा था। आज के बाद मैं तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जाऊंगी, वरना तुम तो मेरी सारी इज्जत की बैंड बजाकर ही दम लोगे। ये लो माँ जी, पापा जी, आप दोनों की चाय। अरे ये क्या है बहू?
सिर्फ चाय? हाँ तो आप दोनों का व्रत है ना आज। व्रत है तो क्या हुआ, व्रत में व्रत वाला खाना तो बनाया जा सकता है ना। तुझे मैंने बताया था ना, केले के चिप्स और साबूदाने के बड़े बनाने के लिए। हाँ बहू, और कल मैंने भी तुझे फरसाण लाने के लिए कहा था, और वो वीडियो भी दिखाई थी जिसमें वो औरत साबूदाने के पराठे बना रही थी, वो भी शेंगदाने की चटनी के साथ। वो भी बना लेती तू। क्या बहू, तू भी ना। अरे माँ जी, अगर आप दोनों को इतना सब खाना है तो व्रत क्यों किया है आपने? और ये कैसा व्रत है जिसमें खा पीकर मस्त मौज चल रही है? मैं तो ऐसा व्रत पहली बार देख रही हूँ। देख बहू, अब ज्यादा बकर बकर मत कर और चुपचाप जाकर हमारे लिए व्रत वाला नाश्ता बना दे, और साथ में ये चाय भी लेकर जा। जब नाश्ता बन जाएगा तो चाय फिर से गर्म करके लेकर आना। ठीक है माँ जी। फिर अगली सुबह जब अखिलेश बाहर से आता है तभी उसकी सांस काफी फूलने लगती है और उसके पेट में बहुत दर्द भी होने लगता है। हे भगवान, डॉक्टर के पास चले क्या? डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बेवजह 10 दवाइयां लिख कर देंगे आपको। ये लीजिए, ये आप काढ़ा पीजिए, इससे आप ठीक हो जाओगे। लेकिन ये सब आप लोगों के रोजाना चटपटे खाने के कारण ही हुआ है, और कुछ नहीं। हाँ बहू, तूने सही कहा, सीने में भी बहुत दर्द हो रहा है। हाँ पापा जी, और ये सब एसिडिटी के कारण ही हुआ है। देखिए, आप आज से ही सारे मसालेदार पकवान खाना बंद कर दीजिए, और मैं ये आपकी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। सही कह रही है तू बहू, और इस काढ़े से मुझे काफी राहत मिली है। अब मैं रोजाना तुम जो खाना खाती हो वैसा ही सादा खाना खाया करूंगा। फिर एक दिन, अरे फूलमती बहन, तुम इतनी फुल कैसे हो गई? इतना मोटापा अच्छा नहीं लगता। वही तो, अरे 2 महीने पहले तक तो ये ठीक ही थी, लेकिन बहू के आने के बाद फोकट में खाना खा खा कर ये रसगुल्ले से कद्दू जैसी बन गई है। कुछ भी मत बोलो तुम दोनों, और अपने ये लाल पीले दांत भी मत दिखाओ। माफ करना, लेकिन अब क्या करें, जो दिखाओ वही बोला हमने। अरे अपनी सेहत पर ध्यान दो, पता चला 2 महीने बाद तो 100 किलो की हो गई है। अपना मजाक बनने के बाद फूलमती को बहुत गुस्सा आता है और वो अब ठान लेती है कि वो वजन घटाकर ही रहेगी। हाँ बहू, अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं उन सारी नालायक औरतों का मुंह बंद करके ही रहूंगी। इतनी पतली और सुंदर हो जाऊंगी कि वो सब जलकर राख हो जाएंगी। तो आज तक मैं कोई फारसी भाषा में बोल रही थी क्या? अगर आप मेरी बात तभी मान लेती तो आज इतना कुछ होता ही नहीं। तू बिना बहू भाषण देने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से तू मुझे सारा पौष्टिक खाना ही खिलाना, और वो भी नियमित रूप से। ठीक है माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपको पतला करने की जिम्मेदारी अब से मेरी है। अब मयूरी फूलमती को पौष्टिक खाना ही देती है, लेकिन 2 दिनों के बाद मेरे तो मुंह का पूरा स्वाद ही बिगड़ चुका है। वो अजीब स्वाद वाला जूस पीकर मुझे तो मौत ही आ जाती है। मन तो कर रहा है कि जाकर मस्त पकवान खाऊं, मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। वही तो माँ, अरे आपके कारण मुझे भी सूली पर चढ़ना पड़ रहा है। पापा की सेहत खराब हुई है, इसीलिए वो नहीं खा रहे, लेकिन हम तो खा सकते हैं ना। एक काम करो, आप जाकर जल्दी से पकोड़े और चाय बना दो। मयूरी तो बाहर गई है, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह बेटा, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। ठीक है, अब मैं वही करती हूँ। फिर फूलमती चुपके से चाय और पकोड़े बनाती है और दोनों माँ बेटे मजे से खाना खाते हैं। ऐसे ही अब वो दोनों चुप चुप कर कोई ना कोई लजीज पकवान बनाते हैं और उसे दबाकर खाते हैं। लेकिन एक दिन उनकी चोरी पकड़ी जाती है। अरे बहू, तू उठ गई? उत्तरी। अच्छा जी, तो मेरे सोने के बाद में माँ बेटे दोनों यहाँ पर मस्त मस्त पकवान खा रहे हैं, क्यों माँ जी?
वैसे तो आपको एक सब्जी साफ करने देती हूँ तो आपके हाथ का दर्द शुरू हो जाता है। तो अब आपके चस्के के लिए ये सब बनाते हुए आपके हाथ का दर्द कहाँ चला गया? हाँ? अरे बहू, वो और तुम साहिल, तुम भी अपनी माँ को इस सब में बढ़ावा दे रहे हो। अरे उनका वजन पिछले 2 महीनों से कितना बढ़ चुका है और इस उम्र में इतना वजन होना अच्छी बात नहीं है। मैं आप लोगों की भलाई करने जाती हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर ये सब खाना है तो खाते बैठो, मुझे क्या है। अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है और हमें माफ कर दे। हम तो बस ऐसे ही खा रहे थे और आज ही खाया है, सच में। लेकिन आइंदा से हम इसे नहीं खाएंगे। हाँ मयूरी, पक्का। तुम जो भी हमें दोगी हम वही खाएंगे। और अभी के लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। अरे मुझसे माफी मत मांगो, लेकिन प्लीज आइंदा से ये सब मत खाना, वरना मेरे हाथ के पौष्टिक खाना खाने का कोई फायदा नहीं होगा। मयूरी उन दोनों को खूब समझाती है। फिर अगली सुबह जब मयूरी बाजार से लौटती है, तभी वह देखती है कि दोनों माँ बेटे मजे से जलेबी, फाफड़ा और समोसे खा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या कमाल का फाफड़ा है ना माँ? हाँ बेटा, हमारी पड़ोसन गुजराती है ना, इसलिए उनके हाथ का जलेबी और फाफड़ा बहुत अच्छा बनता है। सच में आज तो इसे खाकर मेरा दिन ही बन गया। अब जल्दी से जलेबी खत्म कर, वरना वो तेरी हिटलर बीवी आ जाएगी। उन दोनों को देखकर मयूरी अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, पापा तो सुधर गए, लेकिन इन दोनों का तो कुछ भी नहीं हो सकता। अरे वाह जागृति, क्या बात है, तूने तो बहुत तरक्की कर ली यार। अभी 6 महीने पहले ही तो खोला था तूने अपना बुटीक, और 6 महीने में इतना सब। कमाल है यार। शुक्रिया स्वर्णा, लेकिन तू ससुराल और अपने काम को कैसे संभाल लेती है यार, वो भी एक साथ। देख स्वर्णा, हम लड़कियों को बड़े बस यही समझाते हैं कि तुम पहले शादी कर लो और बस वहीं पर सब खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होता। शादी के बाद भी हमें कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए। ससुराल का क्या है, वो तो संभाला जाता है, लेकिन घर पर रहकर कुछ नहीं होता। हाँ यार, ये बात तो तूने एकदम सच कही है। देख स्वर्णा, जब भी मैं काम पर रहती हूँ तो घर पर सब फोन करके पूछ लेती हूँ और चेक करती हूँ कि सब ठीक है या नहीं। और जब घर पर होती हूँ तब शॉप में फोन करके पूछती हूँ कि वहां पर सब ठीक है या नहीं। वाह यार, कितनी अच्छी तरह से संभाल लेती है तू सब, मानना पड़ेगा। अब तुझे देखकर मुझे भी अपना खुद का कुछ करने का मन कर रहा है। हाँ, तो तुझे किसने रोका है स्वर्णा? तेरा पति तो तुझसे कितना प्यार करता है और वो तेरा साथ जरूर देगा। फिर चाहे तो कुछ भी कर, लेकिन ऐसी बैठी मत रहे, वरना ये उम्र निकल जाने के बाद आगे जाकर तुझे बहुत पछतावा होगा। हर महिला को आर्थिक और मानसिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। हाँ जागृति, तूने बिल्कुल सही कहा। फिर अपनी सहेली से बातचीत करने के बाद अब स्वर्णा के मन में भी वही विचार चलता रहता है। फिर घर जाते समय रास्ते में, नहीं, बस बहुत हुआ, अब तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। लेकिन क्या, आखिर मुझे किस में रुचि है? तभी उसकी नजर एक पार्लर पर जाती है। अरे, मैं ये कैसे बोल सकती हूँ, मुझे तो पार्लर का काम करना बहुत पसंद है। बचपन से मैं घर पर सबको दुल्हन की तरह सजाती थी। मेकअप, आईब्रो और फेशियल सब आता है मुझे तो। हाँ, बस एक कोर्स करना होगा ताकि मैं अपने कस्टमर को सर्टिफिकेट दिखा सकूं। तो तय रहा, अब मैं पार्लर का ही कोर्स करूंगी। फिर घर जाकर स्वर्णा इस बारे में अपने पति मयूर, सास कल्पना और ससुर मनोहर से बात करती है। तभी, लेकिन स्वर्णा, यूं अचानक से तुम्हारे मन में ये ख्याल आया भी कैसे? हाँ बहू, अरे अचानक से ख्याल कैसे आया मतलब? अब मैं जब दिन के सारे काम खत्म कर लेती हूँ तो अकेले बैठकर बोर हो जाती हूँ, और उससे अच्छा तो यही होगा ना कि मैं लगे हाथ कुछ काम भी करूँ, जिससे मैं 2 पैसे भी कमा सकूं। हाँ स्वर्णा, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही।
ठीक है, अब जब तुम्हें पार्लर का कोर्स करके एक पार्लर चलाना है तो तुम कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसे कैसे कर लो, हमारी घर की बहुएं बाहर जाकर ये सारे काम नहीं करती। और नहीं तो क्या, अरे हमारे खाने के क्या लाले पड़ चुके हैं क्या, जो तुझे काम करना पड़ रहा है। ईश्वर की कृपा से सब कुशल मंगल है। और तुझे ये पार्लर वार्लर खोलने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप घर बैठकर अपने घर गृहस्थी संभाल, पागल कहीं की। अरे नहीं माँ जी, मैं आप लोगों की राय नहीं मांग रही हूँ, उल्टा मैं तो आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं ये कोर्स करके अपना पार्लर खोलने वाली हूँ। और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं घर के सारे कामों को निपटा कर ही अपना काम करूंगी। और रही बात मेरे पार्लर खोलने की, तो वो सेटअप भी घर पर ही करूंगी। क्या? पर बहू, रहने दीजिए ना माँ पापा, अब स्वर्णा सही तो कह रही है। आप दोनों कभी मंदिर तो कभी रिश्तेदार के यहाँ पर, या फिर कभी किसी यात्रा में व्यस्त रहते हो, और एक बार ये अगर काम में उलझ गई तो इसे भी तो अकेलापन और बोरियत महसूस नहीं होगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर बस अपने काम का अपनी गृहस्थी पर असर मत पड़ने देना, और अपना बहुधर्म भी सही तरह से निभाना। हाँ बहू, और पहले ठीक से समझ ले कि तुझे कौन सा कोर्स करना है, फिर ही अपना पार्लर का काम शुरू करना। जी माँ जी, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर स्वर्णा अपना ब्यूटी पार्लर का कोर्स शुरू कर देती है। और कोर्स खत्म होने के बाद, क्या बात है स्वर्णा, आखिरकार तुम्हें अपना सर्टिफिकेट मिल ही गया। चलो अच्छा है, और बधाई हो। शुक्रिया मयूर। अब बस एक हफ्ते के अंदर ही मैं सारा सेटअप करूंगी और स्वर्णास होम ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। और इसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन स्वर्णा, तुमने अभी अभी तो अपना पार्लर का कोर्स पूरा किया है, और मेरे ख्याल से तुम्हें पहले किसी के हाथ के नीचे काम करके देखना चाहिए, और थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद ही खुद का पार्लर खोलना चाहिए। ओफो मयूर, उसमें कुछ नहीं होता, और मुझे सब कुछ आता है। अगर मैं ये कोर्स ना भी करती तो भी आसानी से पार्लर को अच्छे से चला लेती। लेकिन सर्टिफिकेट पाने के लिए मुझे कोर्स करना जरूरी था, इसीलिए मैंने ये कोर्स किया। और अब तो बस मैं अपना पार्लर खोलने के लिए बेकरार हूँ। अरे वाह स्वर्णा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मयूर, वो तो है। मैं भी तुम्हारे पार्लर का सेटअप करने में मदद करूंगा। वैसे भी कल मेरे ऑफिस का छुट्टी है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। उतना ही मेरा काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा। अब स्वर्णा अपने घर में ही अपना ब्यूटी पार्लर खोल देती है, और उसके घर के बाहर लगा हुआ बोर्ड देखकर धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम निधि है। दरअसल मुझे ब्राइडल मेकअप कराना है, हो जाएगा ना? अरे क्यों नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा। चलो बैठ जाओ। फिर निधि अपने फोन में से एक फोटो दिखाती है। ये देखिए, सेम टू सेम ऐसा ही लुक चाहिए मुझे। ठीक है मैडम जी, हूबहू ऐसा ही लुक हो जाएगा आपका, देखना आप। ठीक है। फिर स्वर्णा निधि का ब्राइडल मेकअप करने में लग जाती है, और मेकअप होने के बाद में निधि बहुत सुंदर लगती है। लग रही हो ना एकदम दीपिका पादुकोण। हाँ मैम, आपने तो बहुत ही अच्छा मेकअप किया है। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं मैडम जी। और ये रहा आपका बिल। पेमेंट कैश करोगी या ऑनलाइन? अब स्वर्णा अपने काम से दिन भर में अच्छी खासी कमाई कर लेती है। लेकिन 2 दिनों के बाद निधि वापस आ जाती है। क्या मैडम, आपके पार्लर में आकर मैंने अपना ब्राइडल मेकअप किया था, लेकिन फंक्शन शुरू होने के पहले ही सारे मेकअप की तो ऐसी की तैसी हो गई। दिल्ली से वापस आने के बाद सबसे पहले मैं आप ही के पास आई हूँ। अरे ऐसे कैसे सारा मेकअप खराब हो गया? गलती आप ही की होगी मैडम जी। आप पक्का नॉन एसी वाले कमरे में ही होंगी। हाँ, वो तो है। देखा, मैंने कहा था ना आपको। अब आपके होटल में एसी नहीं था, तो उसमें मेरी क्या गलती है? आपको ध्यान देना चाहिए था ना। आपको एसी वाला होटल बुक करना चाहिए था। देखिए मैडम जी, माफ कीजिएगा,
लेकिन सारी गलती आप ही की है। ऐसा कुछ नहीं होता मैडम जी। आजकल मैंने बहुत जगह देखा है, बिना एसी के भी मेकअप टिका हुआ रहता है। और आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए मैडम जी, मैं यहाँ पर किसी को भी बेवकूफ बनाने नहीं बैठी हूँ। आप क्या मेरी पहली कस्टमर नहीं हो। ये काम मैं कई सालों से करती आ रही हूँ और मुझे अच्छा खासा तजुर्बा है। इसीलिए मुझसे बात करने से पहले 100 बार सोचो। और अब जाओ यहाँ से। इस तरह निधि की बोलती बंद कराकर स्वर्णा उसे घर के बाहर भगा देती है। ये सब क्या है बहू? तूने उस लड़की से झूठ क्यों बोला कि तू ये काम सालों से करती आ रही है? हाँ तो मैं क्या करूं माँ जी, धंधे में थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है। और वैसे भी वो अपनी गलती मान ही नहीं रही थी। वो अगर बगैर एसी के रूम में बैठेगी तो पसीने से सारा मेकअप खराब ही होगा ना। हाँ वो तो है, जाने दे। तू अपना दिमाग गरम मत कर। ये ले, जब तक कोई तेरे पार्लर में नहीं आता तब तक मेरी ये साड़ी इस्त्री करके रख दे। ठीक है माँ जी, अभी कर देती हूँ मैं। फिर एक दिन, हाय स्वर्णा, मेरा ना एकदम अच्छा सा फेशियल करके दे दो ताकि मेरी सारी सहेलियां मेरा सुंदर और खिलखिलाता हुआ चेहरा देखकर एकदम चकित रह जाए। आप चिंता मत कीजिए वैशाली मैडम, आप जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी जादुई प्रोडक्ट से कम नहीं है। ग्राहक दीवाने हो जाते हैं मेरे प्रोडक्ट्स के। फिर तो कमाल है। अब मुझे आपके पार्लर में आना ही चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर स्वर्णा वैशाली का फेशियल करा के देती है। लेकिन एक हफ्ते बाद वैशाली के चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं और वो चिंता में स्वर्णा के पास आती है। ये देखो स्वर्णा, क्या हालत हो चुकी है मेरे चेहरे की। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मेरे चेहरे पर एक दाना तक नहीं था, लेकिन अब ये फेशियल करने के बाद एक हफ्ते में अचानक से मेरे चेहरे पर इतने सारे पिंपल्स आ गए। अरे नहीं वैशाली मैडम, ये सब मेरे फेशियल के कारण नहीं हुआ है। आप ही के फेशियल के कारण हुआ है मैडम जी। वही मैं सोचूं, रोज मुझे दिन भर चेहरे पर इतनी खुजली क्यों हो रही है। अरे अगर तुम्हें पार्लर का काम नहीं आता तो खोला ही क्यों तुमने? अब मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरे फेशियल के पैसे वापस दे दो। तुम तो यहाँ अपना पार्लर खोलकर लोगों के साथ अच्छा झोल कर रही हो। ओ मैडम जी, आप ज्यादा मत बोलिए। आप मेरे पास एक हफ्ते बाद शिकायत लेकर आ रही हो और ये पिंपल किसी और वजह से भी तो हो सकते हैं ना। मैं आपको आपके पैसे वापस नहीं देने वाली। चलो अब निकलो यहाँ से। क्या? अरे ये भला क्या बात हुई? अरे तुम्हारे साथ साथ मैंने कितने सारे लोगों का फेशियल करवा के दिया है और अब तक सबके चेहरे सही सलामत हैं और एक तुम्हारे ही चेहरे पर पिंपल्स आए हैं। और इसका मतलब ये है कि इसमें जरूर तुम्हारा ही कसूर है। और अब वक्त बर्बाद मत करो और निकल जाओ यहाँ से। स्वर्णा वैशाली की एक नहीं सुनती और उसे वहां से खाली हाथ जाना पड़ता है। और ये सब देखकर स्वर्णा के घर वाले भी काफी हैरान हो जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है बहू? जब से तूने अपना ये पार्लर का काम शुरू किया है तब से शिकायत पे शिकायत आ रही है। तू सब कुछ ठीक से जानती तो है ना, या बस हवा में ही बातें करती जा रही है? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सब आता है। और इनकी शिकायतें तो देखिए कैसी कैसी आ रही है। सारी गलती उन्हीं की होती है और इल्जाम मुझ पर डाल देती है। पर फिर भी स्वर्णा, जरा सोच समझ कर और निरीक्षण करके ही अपना काम किया करो तुम। ठीक है मयूर। फिर एक दिन स्वर्णा के पास मोना नाम की एक ग्राहक आती है। हाय स्वर्णा, क्या तुम मेरे ये घुंघराले बाल सीधे कर सकती हो, वो भी हमेशा हमेशा के लिए? क्यों नहीं आंटी, बिल्कुल कर दूंगी। फिर स्वर्णा मोना के घुंघराले बालों को सीधा कर देती है। लेकिन घर जाने के बाद 2 दिन में ही मोना के बाल झड़ने लगते हैं और ऐसे ही 2 हफ्ते बीतने पर उसके आधे से ज्यादा बाल झड़ चुके होते हैं। अब तुम ही बताओ स्वर्णा, ये कैसे हुआ? जब से तुम्हारे यहाँ से गई हूँ तब से मेरे बालों की वाट लग गई है।
और अगर ऐसे ही 10 दिन और चलता रहा तो फिर मैं तो पूरी तरह गंजी हो जाऊंगी। देखिए मोना आंटी, जरूर पानी के बदलाव के कारण ही हुआ होगा, या फिर आपके शरीर में कोई दिक्कत हो सकती है, और मेरे कारण ये सब बिल्कुल नहीं हुआ है। अरे चुप रहो तुम। मुझे तो वैशाली भी बता रही थी कि तुमने उसके चेहरे को भी खराब कर दिया है, और ना जाने कितने ग्राहकों को उल्लू बनाकर उनके साथ धोखा किया है तुमने। अरे अगर तुम्हें ये सारा काम ठीक से करने ही नहीं आता तो तुमने अपना पार्लर खोला ही क्यों? मुझे कुछ नहीं पता। अभी के अभी मुझे मेरे सारे पैसे वापस करो, और हाँ, ये पार्लर भी बंद कर दो, वरना एक दिन सारे ग्राहक मिलकर तुम्हारी खूब कुटाई करेंगे। मोना की बातें सुनकर स्वर्णा बहुत डर जाती है और वो उसके पैसे वापस कर देती है। देखा बहू, मयूर बिल्कुल सही कह रहा था। तुझे सारा काम सोच समझ कर करना चाहिए था, लेकिन तूने खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ लिया और बिना किसी अनुभव या ट्रेनिंग से ही अपना पार्लर खोल लिया। देखो बहू, अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो पूरी तैयारी के साथ करो, वरना करो ही मत। वो तो अच्छा है कि वैशाली और मोना जैसे ग्राहकों ने तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठाया, वरना हमें कितने लेने के देने पड़ जाते। आप लोग सही कह रहे हो, सारी गलती मेरी ही है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रही थी, तो ये सब उसी का नतीजा है। लेकिन मैं अब आप सबसे वादा करती हूँ कि अब मैं अपनी पूरी ट्रेनिंग करूंगी और उसके बाद ही पार्लर शुरू करूंगी। फिर स्वर्णा पूरी ट्रेनिंग लेकर सारा काम ठीक से सीख लेती है और उसके बाद ही वो अपना पार्लर फिर से खोलती है और उसमें काफी तरक्की करती है।